नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटर में लेक्चर नंबर 5 की। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन के ऊपर है। तो इसी के लिए लिखा गया इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। जैसे क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई एक सेल लगा करके हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, ठीक है। चार्ज किया तो सेल का मान लीजिए ईएमएफ ई है, और इस सेल की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ इस कैपेसिटर के अक्रॉस वो हो गया वी नॉट। कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वो हो गया ई नॉट। कैपेसिटर पर जो चार्ज जमा हुआ वो हो गया क्यू नॉट, और ये हो गया इसकी कैपेसिटी सी नॉट। ठीक है, इस तरह से हो गया स्टेडी स्टेट कंडीशन, मतलब फुल चार्ज का कंडीशन हो गया ये। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का जो है हम लोग दो केस लेते हैं। एक केस में क्या होगा कि ये जो सेल हमने लगा रखा था वो कंटिन्यू लगा रहना चाहिए, और फिर आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। तो अब जो इस पर चार्ज था वो हो गया Q, जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हो गया E, जो कैपेसिटी थी वो हो गई C, और जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर था वो हो गया V। तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे इस V और V नॉट में, Q नॉट में, C नॉट में, E नॉट में, यही सब करना है। दूसरा केस हो जाएगा कि फिर हमने क्या किया कि जो सेल ये चार्ज हुआ था, तो अब हमने क्या किया, सेल को हटा दिया, और सेल को डिस्कनेक्ट करने के बाद, जैसे ये था अपना यही वाला फिगर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो सेल को फिर डिस्कनेक्ट करने के बाद सेल को हटा दिया सर्किट से, और उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। तो यहाँ पर हमारा जो सेल होगा वो यहाँ पे हट जाएगा, और फिर आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो फिर जो चार्ज है वो क्यू नॉट से क्यू बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का ई नॉट से ई हो गया, सी नॉट से सी हो गया, है ना, और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वो वी नॉट से भी हो गया। तो इनके बीच में फिर से कंपेरिजन देखेंगे बिटवीन वी नॉट, क्यू नॉट, सी नॉट एंड ई नॉट एंड सो ऑन। तो उसी चीज का यहाँ डिस्कशन किया गया। सो केस वन, पहले हम लोग ये वाला केस लेते हैं जब बैटरी या सेल कह लीजिए रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस जब आपने जो सेल है उसको आपने कनेक्शन में इस तरह से लगा करके छोड़ ही दिया है, और फिर आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। तो इस केस में क्या क्या चेंजेस आता है, सो देखिए, द चार्ज नाउ बिकम्स के टाइम्स क्यू नॉट। जो चार्ज इस पर आएगा, जो पहले था क्यू नॉट, तो अब वो बन जाएगा के टाइम्स क्यू नॉट। मतलब कि चार्ज जो होगा वो यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो सवाल उठता है क्यों इंक्रीज करेगा भाई। तो देखिए, इसमें जो की पॉइंट होगा यहाँ पर कि जब आप सेल को कनेक्टेड ही छोड़ देंगे तो सेल के द्वारा जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है ऑन द कैपेसिटर वो चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि इसके अक्रॉस जो भी भी रहेगा वो अभी भी यहाँ भी है, वही वी नॉट है, तो यहाँ भी वही वी नॉट रहेगा। मतलब भी बिकम्स वी नॉट। मतलब ये वाला जो आपका पॉइंट है नंबर 3, द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज वी इक्वल टू वी नॉट, ये क्लियरली समझ में आता है, क्योंकि सेल जो है अभी कनेक्टेड है, तो जो भी सेल के दोनों ओर का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो आपको हमेशा मौजूद रहेगा, और वही कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई होगा। तो आप इसी की पॉइंट से सारी बातों को समझ सकते हैं, तो उसको समझिए आप। देखिए, जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटी में निश्चित रूप से चेंज आ जाती है, क्योंकि सी जो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो वही रहा, और ये के टाइम्स हो जाएगा, है ना। और पहले की जो सी नॉट वैल्यू थी वो सी नॉट वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी करके। तो आपका जो कैपेसिटी है वो निश्चित रूप से के टाइम बढ़ जाएगा। तो जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम सी नॉट टू सी, दैट इज सी बिकम्स के टाइम्स सी नॉट। अब इस कैपेसिटी के बढ़ने की वजह से क्या होगा, तो देखिए भी आपका सेम रह गया है, और भी बराबर हम कहते हैं Q बाई सी। भी बराबर Q बाई सी। तो आप यहाँ पर दोनों केस को जब कंपेयर करोगे तो आप लिख सकते हो, चूंकि भी दोनों केस में बराबर हो गया है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर पहले केस का Q नॉट बाई सी नॉट इज इक्वल टू दूसरे केस का Q और डिवाइडेड बाय दूसरे केस का C। तो अब चूंकि जो आपका C है वो हमने अभी अभी सीखा कि वो के टाइम्स बढ़ गया, मतलब के टाइम्स सी नॉट हो गया। तो के टाइम्स सी नॉट अगर आप लिखिएगा तो देखिए सी नॉट कैंसिल हो गया, तो Q बन गया के टाइम्स Q नॉट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमें याद रखना है, इसलिए हमने इसको शुरू में ही रखा। द चार्ज नाउ बिकम्स के टाइम्स Q नॉट, दैट इज Q बिकम्स के टाइम्स Q नॉट। ठीक है, तो ये हो गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज E इक्वल टू E नॉट
और चूंकि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज किया नहीं, डिस्टेंस भी चेंज किया नहीं, सो वी डी लिखिए वी नॉट डी लिखिए, सब बराबर ही है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट रिमेन्स द सेम, कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है, वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, और जो एनर्जी होगी वो भी अब आपको यहाँ पर के टाइम बढ़ी हुई मिलेगी। ऐसा क्यों? तो ऐसा आप इसलिए भी कह सकते हैं, जैसे एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा था हाफ सी वी स्क्वायर, तो v आपका वही है, लेकिन कैपेसिटी जो हो गई है वो तो के टाइम इंक्रीज हो गई ना, तो ओवरऑल एनर्जी भी क्या होगी, के टाइम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सीधा सीधा समझ में आता है। या अगर आप लिखना चाहें तो यू नॉट को आप ऐसे लिखिए, और u जो बाद का कंडीशन है, तो हाफ के टाइम्स सी नॉट, यही हो जाएगा बाद का कैपेसिटी, और इंटू वी स्क्वायर। तो आप क्या देखते हैं, के टाइम हो गया, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये के टाइम यू नॉट हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए मेन ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता है तो ये सब ऑप्शंस रहेंगे वहाँ, तो टिक कर देना है। तो दूसरा केस जैसा हमने कहा था, दूसरे केस में क्या होगा कि सेल को हटा देना है और फिर आपको डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है। तो पहले आपने इसको चार्ज करके क्यू नॉट इस पे चार्ज जमा कर दिया, इसकी कैपेसिटी सी नॉट थी, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, और यहाँ पर वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस था, और आप सेल को डिस्कनेक्ट करते हुए फिर आपने डाइइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट किया, तो फिर क्या क्या फर्क पड़ गया है ना, तो वहां पे देखना है। देखिए कैपेसिटी, यहाँ पर ध्यान देनी बात है, कैपेसिटी उसी तरह से जब आप डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी के टाइम बढ़ जाती है, ये आप समझते हैं वहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पर इस जगह पर के टाइम डिक्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा इस केस में अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज नहीं रहता, सेम ही रहता है, लेकिन इस केस में अब यहाँ पर आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का जो है वो के टाइम डिक्रीज करेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं है। यहाँ पर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, डी सेम था दोनों जगह, इसलिए वो सेम रह गया, लेकिन यहाँ पर तो अब पोटेंशियल भी बदलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स रिमेन्स क्यू नॉट, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इसमें जो चार्ज आपका होता है, जब आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो आप देखिए सर्किट जो हो गया वो अब कंप्लीट नहीं रहा, तो जितना चार्ज इस प्लेट पर जितना था वो उतना ही मेंटेन रहेगा, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। सो क्यू नॉट और क्यू आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन्स क्यू नॉट, तो यहाँ लिख सकते हैं दैट इज क्यू बराबर क्यू नॉट। उसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स रिड्यूस्ड, दैट इज ई बिकम्स ई नॉट बाई के। जैसे ही आपका डाइलेक्ट्रिक आएगा तो इस चार्ज की वजह से जो होगा अब आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो के टाइम्स आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप ई नॉट लिखने की बात करते हैं तो वो आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और आप यहाँ पर जब लिखिएगा तो सिग्मा बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका भी के यहाँ पर काउंट होगा। सिग्मा दोनों केस में सेम ही रहेगा क्योंकि चार्ज दोनों केस में सेम था। यहाँ पर क्या हो गया था कि चार्ज दोनों केस में अलग अलग हो गया था, इसलिए वहां पर अलग अंतर आएगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह समझ सकते हैं, ये ई नॉट बाई के हो गया। फिर देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स रिड्यूस्ड बाई वही के टाइम्स, जो नया पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इनके बीच का वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई ही डिक्रीज हो चुका है ना। अब चूंकि आपका देखिए रिलेशन क्या था, ई बराबर क्या कहते थे, v इंटू डी कहते थे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, e अपॉन डी, ठीक है। तो इस केस में जो v नॉट होगा उसको आप लिखेंगे तो e नॉट अपॉन डी लिखेंगे, और जो v लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो e अपॉन डी लिखेंगे, राइट है। अब आपका e क्या था, e नॉट बाई के था, तो इसको आप e नॉट बाई के जैसे ही आप करेंगे तो ई नॉट बाई डी क्या था, वी नॉट था, तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई के। तो इसको आप आराम से अच्छे से एक बार खुद से देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका के टाइम कम हो जाएगा, और जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपका के टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज वही रह गया था और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमजोर हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके अक्रॉस कमजोर हो जाएगा के टाइम्स। कैपेसिटी एज यूजुअल वो वहाँ भी बढ़नी थी, यहाँ भी बढ़ेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के आपका चलेगा, तो वो के टाइम तो बढ़नी ही बढ़नी है, सेल रहे चाहे ना रहे। एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी की अगर बात करोगे तो एनर्जी जो होगी वो के टाइम डिक्रीज कर जाएगी। कारण क्या हो गया डिक्रीज करने का, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि चार्ज वही रहा,
सो पहले के केस में जो आपका यू नॉट था वो क्यू स्क्वायर, तो क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2c नॉट ऐसे था। और बाद में ये क्या हो गया, चार्ज तो वही था, सो ये क्यू नॉट ही रहेगा बाई 2, लेकिन कैपेसिटी के टाइम यहाँ पे बढ़ जाती है, तो ये के नीचे आ गया। अब आप कंपेयर कर लो इनको इसके साथ, तो ये बन गया यू नॉट बाई के। तो जो एनर्जी स्टोरेज होगी वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए सिर्फ कैपेसिटी आपका के टाइम इंक्रीज हुआ है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और जो एनर्जी स्टोर है ये सभी के टाइम डिक्रीज हो गए हैं। बाकी चार्ज जो है जो पहले था वो अभी भी रहेगा। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, पहले केस में जब आपका बैटरी जो है वो कनेक्टेड था तो पोटेंशियल आपका सेम रह गया था, कैपेसिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है और एनर्जी भी यहाँ पर बढ़ गई थी, एनर्जी स्टोरेज बढ़ गई थी। और क्या बढ़ गया था, तो जो चार्ज स्टोरेज था वो बढ़ गया था, तो एक बाद का चार्ज हो गया के टाइम्स क्यू नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो था वो जैसा पहले था वैसा बाद में भी रह गया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक नज़र अच्छे से देख लो, समझ लो, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन सही गलत या करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए कहता रहता है। तो आई होप कि ये अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक बाय द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देखिए होता क्या है कि जब आप कोई इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें अगर कोई डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा भी अगर इंसर्ट कीजिएगा ना, तो क्या होता है कि इस डाइलेक्ट्रिक पर एक इस पे अट्रैक्टिव फोर्स काम करना शुरू कर देता है, जो इस पर अंदर की तरफ लगेगा वो अपने आप इसको खींच लेता है। तो उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि आखिर ये कैसे होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि जैसे कि आपने ये सेल लगा करके और इस तरह से चार्ज किया हुआ है और आपने थोड़ा सा मान लीजिए कि एक्स लेंथ तक आपने इंसर्ट किया और ये टोटल लेंथ आपके प्लेट की एल थी, तो एल माइनस एक्स लेंथ आपका बचा हुआ है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डी है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, अभी इसने कितनी एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह का कैपेसिटर का निर्माण हो गया है। ये हो गया इधर वाला जो एयर पार्ट है ना, तो इसकी कैपेसिटी को सी नॉट बोला जा रहा है। तो सी नॉट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर कैपेसिटर और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एयर कैपेसिटर की एप्सिलॉन नॉट इनटू जो भी एरिया आएगा, इतने पार्ट का एरिया आएगा। तो वो एरिया आपने कैसे निकाला, इतने पार्ट का एरिया क्या होगा, जैसे टोटल पार्ट होता तो ए एरिया होता, तो एल लेंथ के लिए ए एरिया होता है ना। तो आप कहते हैं कि एल लेंथ के लिए ए एरिया होता तो 1 यूनिट लेंथ होगा, तो ए बाय एल चलेगा। अभी कितना लेंथ है, एल माइनस एक्स लेंथ है, तो एल माइनस एक्स लेंथ के लिए ए बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, तो इतना एरिया आपका वो हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, जो ये एयर कैपेसिटर यहाँ बनेगा उसका जो प्लेट एरिया बनेगा वो ए अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डिवाइड बाई डी। उसी तरह से अब ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट बन गया कैपेसिटर वाला, तो यहाँ भी इतना जितना ये अंदर गया है एक्स लेंथ तक, तो इसमें भी एनर्जी स्टोर होगी। तो उसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर का कैपेसिटी, ये वाले का कैपेसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, तो वो के टाइम्स हो जाएगा क्योंकि के वैल्यू आएगा और एप्सिलॉन नॉट, और इसका अपना एरिया इतना होगा एरिया ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा ए अपॉन एल इंटू एक्स एंड डिवाइडेड बाय डी। चूंकि ये एक्स लेंथ के लिए लिखा है, अभी जैसे यहाँ एल माइनस एक्स के लिए लिखा ए बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, उसी तरह से अगर आप एक्स लेंथ के लिए लिखोगे तो ए बाय एल इंटू एक्स, ठीक है। तो प्लेट एरिया ये चला आएगा आपका, इस तरह से आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय डी। तो अब क्या करना है आपको, इस सिस्टम की एनर्जी लिखनी है, तो हाफ फिर सी इक्विवेलेंट और ई स्क्वायर यही चलेगा। दोनों जो थे साफ साफ दिख रहा है कि पैरेलल में आपको आ चुके हैं, तो पैरेलल में है तो फिर वो दोनों ऐड कर देना है, दोनों कैपेसिटी को, सी नॉट प्लस सी, तो आपका ये सी नॉट वैल्यू आ जाएगा और सी वैल्यू यहाँ आ जाएगा, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आप इसको एलसीएम लो और उसको फिर यहाँ पर आप ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये दो टर्म में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। एक टर्म ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बना रहेगा और दूसरा टर्म जिसमें आपका ये एक्स रहेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लो, हमने इस तरह से यहाँ पे एलसीएम ले लिया है और फिर इस दोनों को एक साथ यहाँ पर किया हुआ है। फिर एक्स एक्स वाले टर्म से एक्स कॉमन करते हुए और ई स्क्वायर को गुना करते हुए, हाफ को भी मल्टीप्लाई करते हुए ये दो टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो एनर्जी जो आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी, वो आपकी ये बन गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई ए बाई डी ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई एल डी के माइनस 1 ई स्क्वायर इंटू एक्स। तो इसमें एक टर्म आपका कांस्टेंट रह जाएगा और एक टर्म जो हो जाएगा वो एक्स के हिसाब से आ जाएगा, है ना।
तो ये इस तरह का हो गया। एक तरह से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपका एनर्जी का x के साथ स्ट्रेट लाइन का आपका इक्वेशन चलेगा। मतलब जैसे जैसे ये जाएगा अंदर तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से आपकी एनर्जी जो होगी सिस्टम की बढ़ती जाएगी। तो चलिए हम डिस्कस करने वाले थे यहाँ पर फोर्स। तो फोर्स कैसे आया, तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में बड़ा ही अच्छा रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन है वो, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अब हम उसको यूज करके फोर्स निकाल सकते हैं। और इसको, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट करना है बस। तो u को डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे सो फॉर फोर्स F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो माइनस डी बाई डी एक्स हो गया। और u देखिए क्या था, ये टर्म था, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ई स्क्वायर। ये कांस्टेंट टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए उसको लिखे नहीं लिखे बात बराबर ही है। तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन आपको जीरो पकड़ लेगा। और इस टर्म के डिफरेंशिएशन देखिए सारा कांस्टेंट है, सिर्फ x रहेगा, तो x का s के साथ 1 हो जाएगा। तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा माइनस साइन के साथ हाफ एप्सिलॉन नॉट a अपॉन एल डी एंड देन के माइनस 1 ई स्क्वायर। तो यही होगा आपका फोर्स। तो यहाँ पे निगेटिव साइन जो है इसका क्या मीनिंग है, निगेटिव साइन का मतलब हो जाएगा कि ये अट्रैक्शन वाला फोर्स है, मतलब अट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, तो यहीं पर एक लाइन हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक रिमेन्स कांस्टेंट। आप देख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ए एल डी के माइनस 1 इसका ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो दैट फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज ऑफ रीस्टोरिंग बिहेवियर। ठीक है, और ये माइनस की वजह से क्या होगा, रीस्टोरिंग बिहेवियर का है, दैट इज ऑफ अट्रैक्टिंग नेचर। तो अगर हम यहाँ पर एक इसी से रिलेटेड अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ जनरेट हो जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से कोई लॉस को अगर नेग्लेक्ट कर दे, मान लें कि ये फ्रिक्शनलेस है यहाँ पे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक और प्लेट के बीच फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, तो ये जो आपको अट्रैक्शन का फोर्स है ये इसको लगेगा और ये इस तरह से फिर इधर इसको इस तरफ लेके चला जाएगा। तो इस तरफ अगर मान लीजिए ये वायर्स हम लोग थोड़ा सा दूर में लगा लें इस तरह से, तो ये क्या होगा, इधर जा करके फिर इस तरफ बाहर निकलना शुरू कर देगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो फिर अट्रैक्शन का नेचर है, इसको अंदर की तरफ भी फोर्स लगेगा। तो फिर से इसको क्या होगा कि अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो बाहर निकलना कहीं ना कहीं रुकेगा, और फिर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था तो फिर अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तो ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर एक प्रकार का ऑसिलेशन कवर करना शुरू कर देगा, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज है, उसमें हम लोग अगर डाइलेक्ट्रिक डालें और यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हो तो फिर डाइलेक्ट्रिक का क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी लगा के इसमें छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर वो अपने ही अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का खींच लेगा, और यहाँ पर वो फिर इस तरफ से ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक का। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ऑसिलेशन हो जाएगा। फिर चाहे तो आप उसको जो सिंपल, चूंकि फोर्स आपका कांस्टेंट नेचर का है तो इसका मतलब होगा कि एक्सीलरेशन भी आपका कांस्टेंट बनेगा। तो आप मोशन के जो सिंपल इक्वेशंस हैं x बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, उसको यूज करते हुए आप यहाँ पर जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है उस सब को भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आगे का क्या डेटा दिया हुआ है। बट अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना डिस्कशन काफ़ी है, या तो आपसे डायरेक्ट फोर्स का फॉर्मूला पूछ ले, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू पूछ ले, है ना, ईएमएफ का जो है उसका स्क्वायर इस तरह से आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पूछ ले कि भाई यहाँ पर इसका क्या होगा, तो जवाब होगा ऑसिलेट करेगा, है ना, थोड़ा सा लगा के छोड़ दिए तो ऑसिलेशन शुरू कर देगा, ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अब इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई, तो ध्यान देंगे इसको। शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू स्फीयर्स, या फिर कंडक्टर्स दिया हुआ रह सकता है या फिर कैपेसिटर्स भी दिया हुआ रहता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि दो स्फीयर है, दोनों को चार्ज कर दिया गया, Q1 चार्ज दिए, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसको V1 इसका हो गया आपका पोटेंशियल। दूसरा स्फीयर है या कंडक्टर है या फिर कैपेसिटर ही कह लो, उसको भी हमने चार्ज दिया और उसकी कैपेसिटी C2 है और उसका पोटेंशियल हो गया V2। ठीक है, और फिर क्या किया, इनको हमने कनेक्ट कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, और इधर अर्थिंग का मतलब होता है कि आपने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो आपने इसको ऐसे कनेक्ट भी कर दिया, नहीं भी कंप्लीट करोगे तो भी कनेक्ट कर दिया, तो जो होना है चार्ज का इधर उधर रिडिस्ट्रीब्यूशन वो हो जाता है।
तो डजेंट मैटर, लेकिन अगर कंप्लीट कर देते हैं तो थोड़ा समझने में आसानी होता है कि चार्ज पूरी तरह से फ्लो कर गया है ना। चलिए खैर, तो V1 हो गया, V2 हो गया, C1 C2 और Q1 Q2, ये इनिशियल कंडीशन हो गया। तो क्या होता है कि जब आपने इसको जैसे ही यहाँ पे क्लोज किया तो ये कंडीशन आएगा। तो अभी जो इसका V1 और V2 था पोटेंशियल, अब वो दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएगा, V और V बन जाएगा। ठीक है, अब चार्जेस जो पहले यहाँ पे Q1 था वो कुछ बदल के, मान लो कि पहले स्मॉल Q1 था, कैपिटल Q1 कुछ बदल गया, यहाँ स्मॉल Q2 था, यहाँ कैपिटल Q2 कुछ बदल गया। कैपेसिटी चेंज नहीं करती है क्योंकि रेडियस जो भी है उस फिक्स है। तो कैपेसिटी जो होती है, जैसे स्फेयर है तो 4πε0r, मतलब उसके डायमेंशन पर डिपेंड करती है कैपेसिटी, तो वो तो चेंज नहीं होने वाला। C1 C2 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो इसी को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ रहता है, बराबर अक्सर आता रहता है। तो देखिए, व्हेन टू स्फेयर्स आर चार्ज्ड टू डिफरेंट पोटेंशियल्स and are joined by the conductors and the circuit is completed, then the charge starts flowing from the higher potential to lower potential capacitor. सिंपल है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चला जाएगा till the equalization of the potential does not take place, और ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो इसी को इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस दौरान रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है। तो Q1 था वो कैपिटल Q1 बन गया, स्मॉल Q2 था वो कैपिटल Q2 बन गया, लेकिन इनिशियल और फाइनल रहेगा सेम। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज जो होगा अपना, जो भी इस पर और इस पर मिला के था वो बाद में भी इस पर जो है मिला के रहेगा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए मैथमेटिकली अब जरा इसी को देखते हैं। सबसे पहले तो होता है कि ये कॉमन पोटेंशियल निकालना कि वो कितने वैल्यू की होगी। तो ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली इनिशियली क्या हो जाएगा कि अगर इस Q1 को लिखिएगा तो सिंपली C1 इंटू V1 लिख सकते हैं, इस Q2 को लिखिएगा तो C2 इंटू V2 लिख सकते हैं। उसी तरह से फाइनली फाइनल चार्ज को देखिएगा तो कैपिटल Q1 हो जाएगा C1 इंटू V, और इधर से हो जाएगा C2 इंटू V। अब फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो होल्ड करना है, तो आपका क्या होगा Q1 प्लस Q2, और उधर से वो कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। अब ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2, हो गया C1 V प्लस C2 V, इसमें से आप कॉमन कर लीजिए तो C1 प्लस C2 बचेगा, इधर वाला ये लिख दीजिए यहाँ पे, तो भी निकल आया आपको C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यही हो जाता है आपका कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। तो ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर नहीं लिखना है हमको, सीधा सीधा कॉमन पोटेंशियल ही लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ द स्फीयर्स कह लो, कंडक्टर्स कह लो, या कैपेसिटर कह लो। ठीक है, कुछ भी दे देगा। चलिए, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब इसी में अब आप ये निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज का फ्लो हुआ है, इसको जब आपने सर्किट को यहाँ पे क्लोज किया है तो कितना चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ गया, उसको निकाला जा सकता है। क्या कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है, या फिर अभी इनिशियल जितनी एनर्जी इनके और इनके पास मिला के है, तो क्या बाद में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी एनर्जी उतनी है, या फिर उसमें कुछ आपका लॉस हुआ है या गेन हुआ है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो इसी पर और फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो आइए देखिए, आइए बच्चों, तो यहाँ एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग फर्दर। तो लिखते हैं एनर्जी कैलकुलेशन, तो बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। इनिशियल एनर्जी जब आपने कनेक्शन नहीं किया था तो हाफ C1 V1 का स्क्वायर पहले वाले में, और दूसरे में हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये चलेगा। और फाइनल जब आपने कनेक्शन कर दिया तो हाफ C1 V स्क्वायर और हाफ C2 V स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग को चेक करना है कि एनर्जी जो है उसमें कोई चेंजिंग आया है कि नहीं। तो नाउ लेट्स फाइंड चेंज इन एनर्जी। तो हम लोग इसको कहते हैं एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो V तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉमन ही कर सकते हैं, और V का वैल्यू भी हम लोगों ने अभी भी देखा है, उसको भी पुट करेंगे। तो एक काम कीजिए, इसको आप लिखिए हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, एंड देन माइनस ये वाला टर्म। तो हाफ, ये तो है ही C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर।
अब ये जो आपने अभी अभी कॉमन पोटेंशियल देखा था तो वो कितना था, तो इसको तो याद रखना है आपको। C1V1 बहुत आसान है, याद रह जाएगा। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही था। तो उसे यहाँ रखिए। और स्क्वायर, और फिर अब आपको ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, फिर देखिए क्या आता है। तो देखिए बच्चों, हमने इसको फाइनल कैलकुलेट किया है यहाँ पर। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी हमने लिखा है यहाँ पे। V की वैल्यू जो थी कॉमन पोटेंशियल वो हमने यहाँ पे यूज किया, और फिर उसके बाद इसका कुछ नहीं एलसीएम वगैरह लिया गया। देखिए C1 प्लस C2 का यहाँ पे होल स्क्वायर था, यहाँ पर एक था C1 प्लस C2, तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ पर एक C1 प्लस C2 बचेगा, वो यहाँ लिख दिया। बाकी इसका होल स्क्वायर था ही, बाकी ये सब था। अब उसके बाद C1 प्लस C2 हो गया इधर, और यहाँ से क्या किया, माइनस हाफ जो है कॉमन करते हुए आपको ये इस प्रकार से लिखा चला जाएगा। उसके बाद फिर इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, हाफ को बाहर कर लीजिए यहाँ पर, और एलसीएम लेंगे C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये टर्म तो ऐसे ही उतर जाएगा आपका, और ये टर्म में क्या होगा, C1 प्लस C2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे टर्म में। तो C1 को इससे गुना करिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इससे गुना करिए तो C1 C2 V2 स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी तरह से C2 को गुना करिए तो C2 C1 V1 स्क्वायर यहाँ पर, और उसी तरह से C2 C2 तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर वो यहाँ पर, इस तरह से। तो आप आराम से एलसीएम लीजिए और फिर इसको सॉल्व करके देखिए, आपको आएगा ये। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ पे प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर भी आपका वो कैंसिल हो जाएगा। जो टर्म्स बच रहे हैं सब में देखिए C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में कॉमन है, आप उस C1 C2 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर आपको 2V1 V2 बचेगा, यहाँ पर माइनस V2 स्क्वायर और यहाँ पर माइनस V1 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस माइनस को भी आप बाहर ले लीजिए। तो माइनस बाहर लीजिएगा तो हाफ टाइम्स, और ये बाहर में C1 C2 बाय C1 प्लस C2 तो था ही, माइनस बाहर लेते ही V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो ये सिंपल से फॉर्मूले पे कन्वर्ट हो जाता है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। तो उसी को हम लोग डिफरेंस ऑफ V1 V2 हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये माइनस साइन के साथ हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर इस तरह से आया है। तो ये माइनस साइन यहाँ पर क्या बताता है, आपने देखिए निकाला क्या है, चेंज इन एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि ये चीज अगर निगेटिव आ गई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर निगेटिव आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल कम हो गया है और इनिशियल ज्यादा था, इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस हो गई है। तो इसलिए ये निगेटिव का मतलब आएगा कि यहाँ पर आपको एनर्जी का लॉस हो रहा है। इसलिए हमने लिखा है कि दैट इज चेंज इन एनर्जी इज, सॉरी यहाँ पे इन होगा, change in energy is negative, which means that there is loss of energy during the sharing या redistribution of charges। तो जब चार्जेस आपस में रीअरेंज हुआ तो उसमें क्या हुआ, कुछ लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस होता है। तो ये लॉस कितने का होता है कभी पूछता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दिखाइए, लिखिएगा तो माइनस हटा दीजिए और लिख सकते हैं हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू डेल्टा V का होल स्क्वायर, जहाँ डेल्टा V क्या हो गया, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, मतलब डिफरेंस बिटवीन गिवन पोटेंशियल्स ऑफ बोथ द स्फेयर्स V1 एंड V2। तो ये कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए C1 C2 बाय C1 प्लस C2 क्या हो गया, जैसे हो गया कि दोनों ही जो आपके स्फेयर्स हैं या कंडक्टर्स हैं वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में जब दो कैपेसिटर आपने कनेक्ट करते हैं तो आपको यही इक्विवेलेंट उसका मिलता है ना। तो ये C1 C2 बाय C1 प्लस C2 एंड डेल्टा V का होल स्क्वायर, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो इससे फटाफट बन जाएगा। क्लियर है, इसी में अब आगे देखते हैं। तो इसी में फर्दर देखिए हम लोग निकाल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम वन स्फीयर या कैपेसिटर टू अनदर कैन बी गिवन एज, तो डेल्टा क्यू मतलब कितना चार्ज का फ्लो किया उसको हम डेल्टा क्यू के रूप में लिख रहे हैं। तो जैसे पहले वाले स्फीयर पर आपका जो फाइनली चार्ज आया था, फाइनल चार्ज वो कैपिटल Q1 था, इनिशियली था स्मॉल Q1, तो आप उसको माइनस कर देंगे, जितने का भी डिफरेंस आया होगा उतना ही चार्ज फ्लो हुआ होगा, या तो इधर से उधर गया होगा या उधर से इधर आया होगा, जो भी होगा। तो Q1 कैपिटल Q1 को क्या लिखना है, C1 इंटू V, बाद का पोटेंशियल V हो गया था और पहले वाले का पोटेंशियल V1 था, तो Q1 स्मॉल Q1 हो गया C1 V1। इस V की वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पर C1 को कॉमन कीजिए, V की वैल्यू लिखिए C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 और माइनस V1। तो कुछ नहीं है, बस एलसीएम लीजिए और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। देखिए C1 V1 यहाँ से कैंसिल हो गया,
जो बच गया C2 उसमें से बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या हो गया C1 C2 बाय C1 प्लस C2, नीचे में C1 प्लस C2 था वो यहाँ आ गया और इधर हो गया V2 माइनस V1, है ना। तो इसको आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। सो डेल्टा क्यू आपका फाइनल हो गया C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू डेल्टा V, जहाँ डेल्टा V हो गया V2 माइनस V1। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इतना चार्ज जो होगा वो इधर से उधर फ्लो हो गया, ठीक है। तो जो भी आप देख सकते हैं कि जो आपने रीअरेंजमेंट किया चार्जेस का, दोनों स्फेयर्स को जब आपने कनेक्ट किया तो चार्जेस इधर से उधर रीअरेंज हो गए और इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस भी हुआ। वो लॉस जो है आपको लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना, किसी भी रूप में हीट एनर्जी के रूप में चला जाता है, सिस्टम से बाहर हो जाता है। और बाकी जो चार्ज फ्लो की वैल्यू है वो आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है, ठीक है। तो इस पर बहुत सारा सवाल रहता है, तो ये अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आगे की बात करते हैं फिर उसके बाद। तो तब तक के लिए यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, समझिए, और फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।